हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9-10 के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में मैं लेके आई हूँ क्लास 9th के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का चैप्टर, वो भी वन शॉट में। हमने इससे पहले किया वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। तो अब बारी आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करने की। तो बस क्या है बच्चों इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम जानेंगे हमारे देश के संविधान के बारे में। संविधान बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे लिखा गया, किसने लिखा, कैसे डिजाइन किया गया, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे, क्यों हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है, इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। पूरी एनसीईआरटी इसमें कवर करवाई है। तो बस शुरू करते हैं फटाफट से इस चैप्टर को और खत्म भी कर लेते हैं जल्दी से। देखिए बेटा, इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारे देश के संविधान के बारे में। और अगर आप लोग जानते हो तो हमारे देश का संविधान पूरे समाज में सबसे लंबा संविधान है। और इसे लिखा गया किसके द्वारा, कब ये बनाया गया, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये सारा आपको इस चैप्टर में पता चल जाएगा। और साथ ही साथ हम इस चैप्टर में लेंगे एक छोटी सी केस स्टडी, वो भी साउथ अफ्रीका की, जहां हुआ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल बोले तो रंग रूप के बेस पे भेदभाव। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन है क्या? तो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? रूल्स लिखे होते हैं जिस किताब में, उसे हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन रूल्स होते हैं दैट आर एक्सेप्टेबल बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं रूल्स, और वो रूल्स फॉलो किए जाएंगे बाय द पीपल। तो वी हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस the relationship among citizens and also between the citizens and government। तो लोगों के बीच में क्या रिश्ता है और लोगों और सरकार के बीच में क्या रिश्ता है, हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ही पता चलता है। अपार्थीड, तो व्हाट वाज अपार्थीड? 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली नॉट इन 1 मार्क, अब तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है यही। तो 2 मार्क्स में अगर आ सकता है तो 2 पॉइंट्स यही आपको लिखने हैं 2 मार्क्स में। अपार्थीड, अपार्थीड वाज द नेम ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। नाउ व्हाट इज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? रंग के बेसिस पे भेदभाव, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो रंग के बेसिस पे मतलब काला गोरा, कलर के बेसिस पे जब आप भेदभाव करते हो लोगों में, तो उन्हें कहा जाता है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इफ यू आर सेइंग योर फ्रेंड, अरे तू तो काला है, आप उसको कर रहे हो, तो यू आर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो आप उसको कलर के बेसिस पे। समझ गए? चाहे मजाक में ही, नहीं बोलना, किसी के रंग रूप पे नहीं बोलना है। चलिए, द सिस्टम ऑफ अपार्थीड डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, जो कि कितनी गलत बात है। लेकिन अपार्थीड के सिस्टम में रंग के बेसिस पे लोगों को बांट दिया गया काले और गोरों में, ब्लैक पीपल एंड व्हाइट पीपल। द डिवीजन काउंसिल ऑफ द केप व्हाइट एरिया डाई एफिडेलिंग सैड वैन डाई कैप ब्लैंक गिबिट। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये व्हाइट एरिया है, यहाँ पे ब्लैक्स का आना मना है। तो दिस इज अ बोर्ड, एक्चुअली यहाँ पे डेंजर बोर्ड लगा हुआ था, ऐसे रेड कलर पे मार्क था, यहाँ पे डेंजर बोर्ड मेंशन था। आपकी एनसीईआरटी में भी एक ये बनी हुई है पिक्चर कि भैया यहाँ पे काले लोग ना आए। ठीक है बेटा। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो हम बात करने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के बारे में, जहां ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, लड़ाई लड़ी फ्रीडम के लिए। फ्रीडम देखिए सिर्फ हम इंडियंस नहीं लड़ी, बहुत जहान भर में, बहुत बड़े अलग अलग कंट्रीज में लड़ाई लड़ी गई। किसके खिलाफ? आज़ादी के लिए। क्योंकि किसी ना किसी कंट्री ने किसी ना किसी कंट्री को डोमिनेट किया हुआ था, कब्जे में किया हुआ था। After a long struggle for freedom, South Africa became independent and got its democratic constitution। तो बहुत स्ट्रगल किया गया और तब जाके साउथ अफ्रीका हुआ आज़ाद, और उन्हें वो मिले, मतलब इंडिपेंडेंट हुए और उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। देखिए बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन कब ड्राफ्ट किया जाता है? जब आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनना तो शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स के टाइम से ही, लेकिन लागू उनके जाने के बाद हुआ।
Nelson Mandela not only fought for freedom but also for rights and equality of blacks and white people. तो नेल्सन मंडेला, इनके बारे में आपने सुना भी होगा, आपकी इंग्लिश में भी कोई चैप्टर है इससे रिलेटेड, आई थिंक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम करके, पता नहीं 9th में या 10th में, मुझे नहीं याद, लेकिन इसमें एक चैप्टर है. तो नेल्सन मंडेला वो इंसान थे जिन्होंने ब्लैक्स पीपल के राइट्स के लिए फाइट किया था, यानी कि अपार्थीड के अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई लड़ी थी. Along with 7 other leaders, he was sentenced life imprisonment. Life imprisonment का इनका मतलब क्या होता है? उम्र कैद. उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी अपोज करने के चक्कर में 1964 में इनको, क्योंकि अपार्थीड सिस्टम को क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे थे, गलत ठहरा रहे थे. He spent the next 28 years in South Africa's most dreaded prison. वो होता है ना, काली कैद होती है जहाँ कहीं से धूप का कोई स्कोप नहीं होता. बड़ी खतरनाक रॉबिन आइलैंड पे एक जेल बनी हुई थी जहाँ पे इनको रखा गया 28 सालों तक. Black and white natives during the 17th and 18th century, the trading companies from Europe occupied South Africa आर्म्स एंड फोर्स. तो बेसिकली क्या हुआ, साउथ अफ्रीका पे कब्जा किया गया व्हाइट्स के द्वारा. अ लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका. बहुत सारे व्हाइट लोग आए और साउथ अफ्रीका में आके रहने लग गए. बिकेम द लोकल रूलर्स, और वहां पे रूल भी करने लग गए, जैसे हमारे इंडिया में हुआ. आए तो लेन देन कर लेते, ट्रेड करने थे, लेकिन आके यहाँ पसर ही गए. इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली, मेंटली उनने इंडियंस को कर लिया था कब्जे में. तो बस साउथ अफ्रीका पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा था. आए तो सही, आके लोगों के दिलो दिमाग पे छाने लगे, अपने रूल्स लागू करने लगे और रूलर्स बन गए वहां के. Due to this settlement of white, the system of apartheid divided the people on the basis of their skin color. और बस तभी इन लोगों ने whites और blacks में differentiation, discrimination करना शुरू कर दिया था. ब्लैक बैंड अंडर अपार्थीड पॉलिसीज. तो जैसे आपको बोर्ड दिखाया मैंने, ब्लैक्स का आना व्हाइट एरियाज में मना था, खारिज था. The non-whites did not have voting rights, नहीं थे इनके पास, and they were not allowed to live in white areas. तो white areas में रहना भी allowed नहीं था. तो आपसे पूछ सकते हैं, what were the conditions faced by blacks in apartheid system? तो क्या हुआ था? blacks लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं थे, ब्लैक लोगों को व्हाइट एरियाज में रहना अलाउड नहीं था. ट्रेन, बसेस, टैक्सेस, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, colleges, libraries, cinema halls, theaters, beaches, swimming pools, public toilets, etc. were all separate for whites and blacks. और उसे कहा जाता है segregation. Another important question, what is segregation? तो segregation होता है जब हम क्या करते हैं, कोई अलग स्पेसेस बना देते हैं. दैट इज पब्लिक प्लेसेस को, पब्लिक एरियाज को ब्लैक्स के लिए अलग रखा गया और व्हाइट्स के लिए अलग रखा गया, सेग्रीगेट कर दिया गया, बाइफर्केट कर दिया गया. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सेग्रीगेशन. तो यू हैव लर्न 2 words till now, apartheid and segregation. Now, formation of ANC, African National Congress. Since 1950, the blacks, colored and the Indians fought against apartheid. तो क्या कर रहे थे? अब देखो, Indians कौन है? Indians are colored people. They are neither white nor black. They are colored people. They are in between people. तो blacks and colored जो थे, Indians जो थे, वो लड़ रहे थे apartheid के against. They launched protest marches and strikes. The African National Congress led the movement. तो what did African National Congress did? उन्होंने अपोज किया on behalf of blacks and Indians against white people, white majority. Many workers unions, Communist Party and sensitive whites joined the ANC to oppose apartheid. तो इसमें लोगों ने दिया इनका साथ, स्पेशली ब्लैक्स और इंडियंस ने इनका साथ दिया और इन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जारी रखा अगेंस्ट apartheid. ओके बेटा, अभी तक क्लियर है? कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, इन द चैट सेक्शन. नाउ टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. चलिए अब हम चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, हमारे संविधान की तरफ. चले, अच्छा चलिए, इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? एक सवाल पूछते हैं, फटाफट से इस टाइमिंग के नीचे लिख दीजिए कि जो नेल्सन मंडेला जी थे उनको किस जेल में रखा गया था, क्या नाम था उस जेल का? फटाफट से आंसर चाहिए मुझे. आई एम वेटिंग फॉर 2 minutes.
जल्दी से मुझे आंसर चाहिए कि किस नाम की जेल में उनको रखा गया था साउथ अफ्रीका में। वेरी गुड, इट्स रॉबन आइलैंड। ओके, अटेंटिव रहना है क्योंकि आई विल बी आस्किंग क्वेश्चन इन बिटवीन भैया। Now, towards the new constitution, as protestants and struggles increased, the white rulers realized that they could no longer keep the blacks under their rule by limiting freedoms. क्या था, समझ में आ रहा था white लोगों को कि भैया ये तो स्ट्रगल जो है, ये प्रोटेस्ट जो है, ये बढ़ता चला जा रहा है, अब क्या करें, हमें कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि लोग तो कुछ ज्यादा ही हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। आफ्टर स्पेंडिंग 28 ईयर्स इन जेल, नेल्सन मंडेला को फ्री कर दिया गया। उनको उम्र कैद दी थी लेकिन उनको 28 सालों बाद फ्री कर दिया गया क्योंकि लोगों के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। Finally, at the midnight of 26 April 1994, the new democratic state of the Republic of South Africa emerged. अपार्थीड गवर्नमेंट जो थी वो खत्म हो गई थी 26 अप्रैल 1964 में। फाइनली लोगों के प्रोटेस्ट का कुछ रिजल्ट आया, ठीक है। मंडेला became the first black president, याद रखना है, who became the first black president of South Africa? नेल्सन मंडेला जी ही बने पहले black president. The black leaders appealed to fellow blacks to forgive. अब देखो क्या किया, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि अगर आप जैसा ब्लैक्स लोगों ने, जैसा व्हाइट लोगों ने आपके साथ किया, आप वैसा ही उनके साथ करोगे तो आप में और हम में फर्क क्या रह जाएगा। क्या बात कही है नेल्सन मंडेला जी ने, क्योंकि हम अपनी लाइफ में भी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे साथ किसी ने बुरा किया है ना तो हम इस पे आ जाते हैं, अरे यार अब तो इसे मैं बताऊंगा। बल्कि ये सही नहीं है, आपको अगर उनको कुछ बताना है ना तो आपकी सक्सेस से बताने दो। अगर आप सक्सेसफुल होगे ना तो उनके मुंह पे अपने आप चांटे पड़ेंगे। जब इंसान पीक पे होता है ना तो दुनिया उसके आसपास घूमती है, ये बात याद रखना। अगर आपका डाउनफॉल आएगा ये दुनिया फिर से पीछे हट जाएगी और जब आप फिर ऊपर चढ़ोगे ये सारी दुनिया वापस आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? सक्सेस इज द ओनली आंसर फॉर द पीपल हु आर पोकिंग यू। बस अपनी सक्सेस पे फोकस रखो, ऐसे नजर गड़ा के रखो, आसपास को इग्नोर करो क्योंकि ये आज है कल नहीं है फिर परसों है। तो यही नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि जो ब्लैक्स लोग हैं, यानी कि जो व्हाइट लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है, अगर हम भी उनके साथ ऐसा करेंगे तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ब्लैक्स एंड व्हाइट्स, तो लेट्स फॉरगिव देम, इग्नोर देम। बल्कि उन्होंने जो हमारे साथ किया हम उनके साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैं बन गया हूं ना ब्लैक प्रेसिडेंट, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा और तुम्हें मेरा इसमें साथ देना है, ये उन्होंने कहा। So the black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for their cruel treatment. And after debates and discussion of 2 years, the blacks and whites sat together and made one of the finest constitutions of the world. और इसी के साथ काले और गोरे लोग मिल के बैठे और उन्होंने बनाया साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ साउथ अफ्रीका इज सीन एज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। और अब ये एक मॉडल की तरह दिखता है, यानी कि और भी कंट्रीज इसको फॉलो करती है डेमोक्रेसी की बात पे। About Nelson Mandela. Mandela was one of the most able, efficient and far-sighted leaders. Far-sighted का मतलब दूर की सोचने वाले, प्रेजेंट तो देख ही रहे हैं, फ्यूचर का सोचने वाले, of the African National Congress. It was under his leadership that the struggle against apartheid reached its climax. तो बेसिकली अगर ये ना होते तो अपार्थीड का सिस्टम चलता ही रहता शायद। तो इन्होंने एक बदलाव लाया साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए और क्लाइमेक्स आप सबके सामने ही है। Due to the participation in the movement against apartheid, he was sentenced to life imprisonment. ये हमने पढ़ लिया, 28 सालों तक वो जेल में रहे, लेकिन फाइनली in 1994 he was elected the president of South Africa. अगर हम इनकी बात करें तो इनकी ऑटोबायोग्राफी, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये नेल्सन मंडेला जी की ऑटोबायोग्राफी थी। यही शायद आपके चैप्टर का भी नाम है इंग्लिश में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे याद आ रहा है धुंधला धुंधला। ठीक है बेटा, तो ये है आपके प्यारे नेल्सन मंडेला जी और ये है उनकी बुक द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि कैसे उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और कितनी लंबी थी वो लड़ाई कि 28 साल उन्होंने जेल में भी बिताए। चलिए, अब ये केस होता है खत्म ऑफ साउथ अफ्रीका। सब क्लियर है? एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं आगे।
लेकिन आगे चलने से पहले इस टाइम के अकॉर्डिंग आप मुझे लिखेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर साउथ अफ्रीका गॉट रिपब्लिक? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, आई वॉन्ट द आंसर। मुझे आंसर चाहिए इसका कमेंट सेक्शन में। सेकेंड क्वेश्चन आप लिखेंगे, क्या क्या आया, विच पार्टी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट अपार्थीड? क्या था उस पार्टी का नाम? ठीक है, ये लिखेंगे आप। एंड तीसरा आप लिखेंगे व्हाट, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेग्रीगेशन? तो ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए इसके भैया। बहुत आसान से क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में साउथ अफ्रीका रिपब्लिक हुई, कौन सी पार्टी ने प्रोटेस्ट किया अपार्थीड के अगेंस्ट, और क्या है मतलब सेग्रीगेशन का। ठीक है बेटा, चलिए अब हम चलेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? हमें क्यों चाहिए संविधान यार, क्या जरूरत है संविधान की? बेटा जी, आपका घर है ना, आप लोग घर में रहते हो, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगी। जैसे हमारे घर में रूल है भैया कि हम लोग रात का डिनर साथ करते हैं सर। हम लोग रात का डिनर ऑलमोस्ट हमेशा लाइक अनटिल और अनलेस आशु सर की, उशांक सर की कोई मीटिंग वगैरह ना हो, अनटिल और अनलेस हम लोग चाहे रात के वो 12 बजे आ रहे हैं, हम सब बैठ के एक साथ डिनर करते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली टाइम जब हम पूरी फैमिली एक साथ बैठते हैं। ब्रेकफास्ट भी साथ नहीं हो पाता, लंच में भी ऑफलाइन क्लासेस हम सबकी होती हैं, और रात को ही सिर्फ एक ऐसा टाइम मिलता है जब हम साथ बैठ के खाते हैं। तो दिस इज अ रूल, आप इसको रूल कह सकते हो। दूसरी चीज, हमारे घर में रूल है कि हम कोई भी सामान हम अपने बड़े से पूछे बिना नहीं लेते, और ये रिस्पेक्ट वाली बात है, इसको डर नहीं, इसको कुछ नहीं, रिस्पेक्ट वाली बात है। तो पहले हम बात करते हैं। आज भी अगर मुझे कहीं जाना होता है, मैं मदर इन लॉ से पूछती हूँ कि मम्मी मैं चली जाऊँ, तो दिस इज अ रिस्पेक्ट विच वी गिव टू आवर एल्डर। वो मना नहीं करते यार, उनको बस एक रिस्पेक्ट चाहिए होती है। हमारे बड़ों को मना नहीं करना होता है, और अगर कर भी देंगे तो क्या हो गया, लेकिन वैसे उनको सिर्फ रिस्पेक्ट चाहिए होती है कि हाँ भाई बच्चे हमसे पूछ, अरे यार सब पूछते हैं, सबसे बड़े हमारे भैया जी वो तक पूछते हैं। तो दिस इज वॉट वी नीड, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए होती है। अगर एक 7 जनों के परिवार को चलाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो ये तो देश है इतना बड़ा, उस देश में अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे तो वो कैसे चलेगा? इतने सारे लोग, अलग अलग भाषा, अलग अलग कास्ट, अलग अलग सेक्स, अलग अलग कल्चर को अपनाने वाले, इन सबको जोड़ने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो चाहिए। तो बस वही लेके आती है हमारे देश का संविधान, और हर एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन तो होना एक अनिवार्य सी चीज है। तो टू फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड इट्स फंक्शन, टू डिसाइड दैट, देखो क्यों चाहिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये है कि क्यों चाहिए हमें संविधान भैया। तो पहली चीज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर बनानी है और इसके फंक्शंस अगर करने हैं, चलाना है सरकार को, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। टू डिसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एक गुड सोसाइटी बनाने के लिए गवर्नमेंट को अपनी पावर अब्यूज ना करे। आपको पता है सरकार लाइक जो लोग होते हैं, अगर पावर में आ जाते हैं वो ज़्यादा चौड़े हो जाते हैं, अरे भाई हम तो ये करवा देंगे, हम तो नेता बन गई है वो, तो वो कहते हैं भाई नीचे आ जा, उतर जा चने के झाड़ से, हम बैठे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बैठा है, अगर तू कुछ गलत करेगा तो लोग तेरे पे केस करेंगे। तो ये अलाउंस दिया हुआ है हमारे देश के संविधान ने, टू सिक्योर द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, और जो सिटीजन्स को मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको भी सिक्योर करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज लिखी हुई है। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन है और एक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन है। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें लिखी हुई हैं, और इंस्टीट्यूशनल डिजाइन में उस सभी बातों के प्रॉज एंड कॉन्स लाइक लिमिट्स तक लिखे हुए हैं कि अगर आपको राइट टू फ्रीडम मिल रहा है, मैंने डेमोक्रेटिक राइट से पढ़ाया था कि राइट टू फ्रीडम मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप ऐसे वॉक कर रहे हो, एक लड़का दिखा, उसकी शक्ल अच्छी नहीं लगी, दे मुक्का, मेरे को तो राइट टू फ्रीडम है, तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी, नहीं 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 नहीं, केस हो जाएगा। थोड़ी शूट कर दिया, चक्कू मार दिया, पसंद नहीं आ रहे, फ्रीडम ये नहीं है। तो वो लिमिटेशंस लिखी हुई है हमारे देश की। Constitution a set of written rules. The constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all the people living in a country. So we know that हमारे constitution में सब कुछ लिखा हुआ है with each and every point
एक्सप्लेन्ड, तभी ये पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे प्यारे देश भारत का। The functions of the constitution: it generates a degree of trust and coordination between the people that is necessary for different, देखो ना अलग अलग लोग रहते हैं, मैंने बताया ना, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन, तो इनको एकजुट रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। It specifies how the governments will be constituted and who will have the power to make the laws, make the decisions. That is, we are the persons who elect our representative, and हमारी डेमोक्रेसी कहलाती है representative democracy इसी वजह से। It lays down limits to the power of the government and it also specifies the rights of the citizens. तो rights, rules, limitations अगर लोगों की है तो सरकार की भी है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। It also expresses the aspirations of the people about creating a good society. आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस भी लाए जा सकते हैं। देखो उसमें जो इतने सारे सेट ऑफ रूल्स है ना, उसमें आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ऑब्वियस ही बात है। लेकिन जब हमारे देश का संविधान बना तो फ्यूचर सोच के बना, प्रेजेंट सोच के नहीं। बहुत समय लगता है, बहुत समय लगा, ठीक है। तब तक मुझे कॉन्स्टिट्यूशन कब इंप्लीमेंट हुआ था जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, कब हुआ था हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट लागू। बहुत ही आसान है, आने भी वाला है, जनवरी चल रहा है ना, सच्चे सच्चे। चलिए, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। बार बार यही बात लिखी हुई है क्योंकि ये है कॉन्स्टिट्यूशन की परिभाषा। फंक्शंस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सारी बातें सेम ही आ गई यार। Who will have the power to make which decisions, ये सारी बातें सेम ही आ गई। फंक्शंस और मेकिंग में सेम ही, ये फंक्शंस ही है जो हमने अभी पीछे पढ़े, ये फंक्शंस ही है। तो यू कैन स्किप दिस और यू कैन स्किप दैट, ओके। इसको मैं वो कर देती हूं, ये हटा देते हैं। तो बेसिकली जो पिछले वाला टॉपिक था फंक्शंस वाला, यही है इसके अंदर। ये वाला आप फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन काट सकते हो क्योंकि ये आगे दिया हुआ है, कहीं छोड़ ही दो आप लोग, ये आगे दिया हुआ है, ये रे फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली डिग्री ऑफ टच करके रखता है, बताता है गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगी लोगों को, लिमिटेशंस लिखता है पावर जो दी गई है, और लोगों के लिए ये पता चलता है कि सोसाइटी कैसे अच्छी हो सकती है। नाउ सर्कमस्टांसेस एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो क्या, जब बन रहा था तो क्या सर्कमस्टांसेस थे हमारे देश के। तो इंडिया वॉज स्टिल द कॉलोनी ऑफ द ब्रिटेन। हम लोग ब्रिटेन के अंडर रहते थे, ब्रिटेन का राज्य था, हम लोग बंदुआ सरकार चल रही थी हमारी। पार्टीशन ऑफ द कंट्री ऑन रिलीजियस बेसिस। पार्टीशन मतलब वही पाकिस्तान और इंडिया हो गया था ना, हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम की वजह से, ठीक है। लार्ज स्केल वायलेंस, एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड। रेफ्यूजी प्रॉब्लम, क्योंकि लोग वही पाकिस्तान हिंदुस्तान शिफ्ट हो रहे हैं। मर्जर ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, बहुत छोटे छोटे स्टेट्स थे जो मर्ज हो रहे थे, जुड़ रहे थे, पूरा मैप बदल रहा था हमारे इंडिया का। इकोनॉमिकली अ पुअर कंट्री, क्योंकि ब्रिटेन सब कुछ चूस चुका था, खा चुका था, हमारे देश को खिला चुका था, अपने देश को खिला चुका था। तो दीज वर द सर्कमस्टांसेस जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का बन रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ 1928 में। शुरुआत कब हुई? 1928 में। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। आपको पता है मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू में एक कनेक्शन है, क्या है बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू जी के बीच में क्या है रिश्ता? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, पता ही होगा यार ये तो। चलिए, Karachi section of the Indian National Congress in 1931, the leaders decided on how the Indian Constitution should look like। तो उन्होंने सोचा कि हमारे देश का संविधान कैसा लगना चाहिए। आपको पता है संविधान पहले भी लिखा जा रहा था, ये आप क्लास 10th में पढ़ोगे नेशनलिज्म इन इंडिया में, लेकिन उसमें कोई भी इंडियन नहीं ले रहे थे ये लोग। लिखा जा रहा है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन को ही नहीं ले रहे हैं, तो लोगों ने इनको निकाल फेंका बाहर कि चलो निकलो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखोगे तुम लोग, हम तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तो दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू हुआ हमारे ही देश के लीडर्स के द्वारा। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि राइट टू वोट, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एक्सेट्रा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो डिस्कस हुए इन
डॉक्यूमेंट्स में। हमारे और भी लीडर्स जो थे उनने इंस्पायर किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए, यानी कि हमारे लीडर्स ने इंस्पिरेशन ली फ्रेंच रेवोल्यूशन से, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन रशिया से, प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ब्रिटेन की, और बिल्स ऑफ राइट आपके लिए गए। ठीक है बेटा, तो अलग अलग जगहों से इन्होंने क्या किया, इंस्पिरेशन ली। होता है ना, हम इंस्पायर होते हैं। अब शायद इस वीडियो से एक चीज मुझसे कोई भी, चाहे मोटिवेशनल, चाहे पढ़ाई वाली, चाहे कैसे भी सीख के जाओ, तो हम लोग इंस्पायर होते हैं जब लोगों के साथ मिलते हैं। Now the Constituent Assembly, the drafting of the Constitution was done by an assembly, जिसे कहा गया कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये वो संगठन था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन मिलके क्या किया, ड्राफ्ट किया। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? इसी बात पे क्वेश्चन बताइए मुझे, इन विच ईयर, अभी ताजा ताजा पूछ रही हूं, आर कॉन्स्टिट्यूशन कब शुरू हुआ हमारे देश का संविधान लिखना? कब शुरू हुआ बनना हमारे देश का संविधान? बताइए जल्दी से, फटाफट से कमेंट सेक्शन में। तब तक चलते हैं आगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें थे 299 मेंबर्स। अडॉप्ट हुआ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अडॉप्ट मतलब कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 में हमारे देश का संविधान। और इम्प्लीमेंट कब हुआ? इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 में, जिसे हम लोग रिपब्लिक डे भी कहते हैं, जो आने वाला है। ठीक है बेटा, हमारे देश का संविधान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ये भी याद रखना है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट हो गए आपके राजेंद्र प्रसाद जी, और चेयरमैन हो गए आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, चलिए, ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिस्कशन। पहले एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट बना, फिर हर एक डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया, हर एक वर्ड को बताया गया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड, और ये लिखा गया है, प्रिजर्व करके रखा गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुली इम्प्लीमेंटेड, द कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी को, और इसे हम हर साल रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं, मनाते हैं। लेजिटिमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वी एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 50 ईयर्स अगो। 50 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम अभी तक चला रहे हैं, और बिल्कुल ताज़ा है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, अभी भी अमेंडमेंट्स होती रहती हैं, बहुत बार अमेंडमेंट्स हुई हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यू ऑफ इट्स मेंबर अलोन, बल्कि ये एक पूरे लोगों का एक समय को दर्शाता है। नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन इट्स लेजिटिमेसी, किसी ने भी इस पे क्वेश्चन नहीं उठाया है। हर एक कास्ट, हर एक जेंडर, हर एक लैंग्वेज, हर एक चीज के लिए यहाँ पे बातें लिखी हुई है। आप कुछ भी सोचोगे अरे ये हो रहा है, कैसे सोल्यूशन निकले, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा। इस सोच से बनाया गया है ये। चलिए, 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज मोर फ्लेक्सिबल दैन रिजिड, क्योंकि हम इसको ठीक कर सकते हैं। रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड अमेंडमेंट्स कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, अगर कुछ भी आपको चेंजेस लेके आने हैं तो वो आप ला सकते हो। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखा हुआ है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि राइट टू वोट के बारे में लिखा हुआ है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और जुडिशरी के बारे में लिखा हुआ है कि इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी दैट वी हैव ऑलरेडी रेड इन वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर।
नाउ व्हाट आर अमेंडमेंट्स? अमेंडमेंट जैसे आपका जूता खराब होता है, आप मोची के पास जाते हो उसको ठीक करवाने, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी रूल या लॉ रह जाता है या गलत लिख दिया जाता है, आप उसको अमेंड कर सकते हो। अमेंड का मतलब ठीक ठाक करना। ठीक है, मैं लिख देती हूं यहां पे, ठीक ठाक करना। नाउ प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस कंट्री। आपने क्या कर लिया? उनका सोना, उनका गहना, उनका पूंजी चुरा ली। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, तो एज कॉन्स्टिट्यूशन इज हाईली डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, इट नीड्स टू बी अमेंडेड रेगुलरली टू कीप इट अपडेट। मतलब आपको पता है ना, जमाना बदल रहा है तो वो जमाने के साथ बदलना पड़ता है। देखो यार, मैं आपको एक सिंपल सी बात करूं तो बहुत छोटी थी तो अलग माहौल होता था, थोड़ी बड़ी हुई तो अलग माहौल हुआ, आज बड़ी हुई हूँ तो और अलग माहौल है। चाहे कपड़े पहनने के मामले में देखो, चाहे बातचीत करने के मामले में देखो, लड़कियों के बाहर प्रेजेंट होने के मामले में देखो, जॉब्स करने के मामले में देखो, तो बहुत चेंजेस आए। मैंने ही बहुत चेंजेस देखे हैं। तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी तो अपडेट, आप अपने फोन में जो ऐप होती है आप उसको अपडेट करते हो, तो खुद को भी तो अपडेट करना पड़ता है, और खुद को अपडेट करते हो तो हमारे संविधान को भी तो अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि समय तो है जो चल रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी उसके साथ अपडेटेड रखना पड़ेगा। तो उसे ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नाउ दोज हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन thought that it must be accordance with the people's aspiration and changes in society। तो जो मेकर से उन्होंने कुछ प्रोविजन बनाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम टू टाइम इसमें अमेंडमेंट्स, चेंजेस लेके आ सकते हैं, उसे ठीक ठाक कर सकते हैं, और इसे ही कहा गया, इन चेंजेस को कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। नाउ प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर में भी आ सकता है ये आपके एग्जाम में। तो द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बेसिक आइडियाज और प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। पर्पस क्या है प्रियम्बल का? ये बताता है कि कहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इनमें कुछ स्टेट्स ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। ये बताता है कि ये चीज़ें हमारे देश के लिए अच्छी है, वेदर इट इज़ गुड और बैड। तो क्या है हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ पॉइंटर्स हैं जिसको हम आगे एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज। नाउ वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवर्जिनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। तो आइए अब हम एक एक टर्म को पढ़ते हैं। सबसे पहला है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि हम लोग एक ही देश को बिलोंग करते हैं। हैव यू सीन द मूवी चक दे इंडिया ऑफ शाहरुख खान? देखिए आप लोगों ने, तो वहाँ पे आपने एक बात देखी है, वहाँ पे ना जब वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं गर्ल्स का जो हॉकी खेलती है, तो वहाँ पे शाहरुख खान सबको ऐसे लाइन में खड़े करते हैं और बोलते हैं, आई थिंक कबीर नाम होता है, क्या नाम होता है उनका शायद, मतलब आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शाहरुख खान, तो मैं उनकी मूवीज तो सारी देखती हूँ। तो उनको लाइन में खड़ा करते हैं, एंड ही यूज्ड टू आस्क कि आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं? तो वन यूज्ड टू से आई एम फ्रॉम जलंधर, कोई मणिपुर, कोई मध्य प्रदेश, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, ऐसे बोल रहे हैं। तो उसमें से एक लड़की निकल के आती है, विद्या नाम की, मुझे अभी भी याद है, एंड शी सेड विद्या इंडिया, और वो उनको आगे स्टेप फॉरवर्ड करके तालियां बजवाता है कि आई वॉन्ट एवरीबडी टू से वॉट इंडिया, बिकॉज यू आर नॉट हेयर टू प्ले फॉर योर स्टेट्स, यू आर हेयर टू प्ले फॉर योर कंट्री। तो यहाँ पे यही बात की गई है कि हम रैदर देन आवर सेक्स, कल्चर, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लैंग्वेज, एथनिसिटी, हम लोग सब एक ही समाज के, एक ही देश के सिटीजन है। तो दैट्स वाई वी द पीपल ऑफ इंडिया। द अदर वन इज सोवरेन। सोवरेन में क्या है कि हम अपने डिसीजन खुद बना सकते हैं, कोई भी बाहर की पावर, डोमिनेंट पावर हम पे डोमिनेट नहीं कर सकती। इफ वी वांट्स टू डू समथिंग वी विल डू। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि वेल्थ जो बनाई जाएगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी लोगों के बीच में, और इसी पे बेस्ड आपका सोशलिज्म चैप्टर भी जो रशिया का है। देन सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म होता है कि वी आर फ्री टू चूज आवर रिलीजन, doesn't matter if you are born a Muslim, you can opt to be a Punjabi or a Christian and vice versa। तो आप किसी भी समाज में, किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हो, आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है।
देन डेमोक्रेटिक तो आप सबको पता ही है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो हम पे राज करते हैं। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड हेरिडेटरी पोजीशन, जो अब नहीं होती, अब हेरिडेटरी नहीं है। ठीक है। जस्टिस, आपको पता है कि कोई भी आप कहीं से भी किसी के भी बाप के बेटे हो आप, जस्टिस होगा अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो। हमारी सरकार करप्टेड है, लेकिन किताबें है ना, किताबों में लिख नहीं सकते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। यू आर फ्री टू डू वेरियस राइट्स आपको दिए हुए हैं यार फ्रीडम में, और फ्रीडम में बहुत सारे राइट्स ऑलरेडी है, स्पीच, एक्सप्रेशन, रिजाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा। इक्वालिटी, यू आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। दैट इज, अगर हम ये मानेंगे कि आप हमारी भाई, मतलब हर एक को भाई बहन नहीं मान सकते, शादियां भी करनी है आगे आप लोगों ने, लेकिन कहने का मतलब ये है कि फ्रेटर्निटी का मतलब है कि आपके दिल में हर एक के लिए प्यार होना चाहिए, तभी आप एक, होता है ना, एक मकान, एक घर तब बनता है जब लोगों के बीच में प्यार होता है, उसे हम घर कहते हैं। तो बस देश कब बनता है, जब लोगों के बीच में प्यार हो, बस सिंपल सी बात है। देश भी तो हमारा घर ही है। इसी के साथ आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पूरा का पूरा खत्म, फिनिश। अब आती है बारी आपके होमवर्क क्वेश्चंस की। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ सबका। और अगर यहाँ रिप्लाई ना आए, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रीमा घई, मेरा नाम रीमा घई है, मैं आपको यहाँ पे एसएसटी पढ़ाती हूँ। आप सर्च करोगे आपको मैं मिल जाऊंगी, आप मुझे डीएम कर दो, बस मुझे बता दो कि क्या डाउट है आपका, मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए, अब बात आती है आपके होमवर्क क्वेश्चंस की। लास्ट बीच में मैं आपसे 4 क्वेश्चंस पूछ चुकी हूँ, वो तो मुझे आंसर्स चाहिए ही चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन दूँ, मैं खुद ही भूल जाती हूँ मैं कितना पढ़ा चुकी हूँ, क्या क्या पढ़ा चुकी हूँ। चलो, हाँ, सबसे पहले बताओ, व्हाट इज अ प्रियम्बल। ओ गॉड, प्रियम्पल लिख रही हूँ मैं, प्रियम्पल। हाँ, ओ अच्छा, पूरा ही मिटा दिया। होमवर्क क्वेश्चंस, व्हाट इज अ प्रियम्बल, डिफाइन फ्रेटर्निटी। बस 2-3 वर्ड में ही चाहिए मुझे, ठीक है। तीसरा आप लोग लिखेंगे व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक ऑफ नेल्सन मंडेला's autobiography. When was our constitution A part adopted, ईयर्स और डेट बतानी है, एंड बी पार्ट इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, तो दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। आई मीन आपको अभी कमेंट सेक्शन में मुझे इसको आंसर करना है, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। और तो और एक और बात, मुझे आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट्स में बताएंगे कि नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। मैं उसी चैप्टर की वीडियो आपके लिए नेक्स्ट वीक लेके आऊँगी। ऑब्वियसली आपका हुक्म सर आंखों पे होगा भैया। मुझे आई थिंक डिमांड आ रही थी नेचुरल वेजिटेशन की। अरे पता है यार, आप लोग ना क्लाइमेट चैप्टर बोल रहे हो, आपको पता है क्लाइमेट चैप्टर ना बहुत डिलीटेड हुआ है, हर स्कूल में अलग अलग हिसाब चल रहा है, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली डिलीट कर क्या रहे हैं। कहीं में पूरा दे रहे हैं, कहीं में कुछ कटवा रहे हैं। तो आप मुझे सजेस्ट करना कि मैं नेक्स्ट कौन सा चैप्टर कराऊँ। कोई हिस्ट्री का चैप्टर चाहिए, हमने फॉरेस्ट तो कर लिया है, कोई हिस्ट्री का चैप्टर चाहिए, या सिविक्स को ही कंप्लीट करना है, या जोग्राफी में हमने पॉपुलेशन कर लिया है, हम इंडिया साइज कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई बीच का चैप्टर चाहिए तो आप वो बता दो, मुझे बता दो हाँ वो कौन सा चैप्टर चाहिए, मैं लेके आ जाऊंगी। जो भी सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी में होगा मैं वो वाला चैप्टर आपको नेक्स्ट करा दूंगी, लेकिन मुझे फटाफट से बता देना।
ये नहीं आप मुझे मतलब जल्दी जैसी वीडियो देखो मुझे बता दो कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, लेकिन सारे होमवर्क आंसर्स देने के बाद बताना। नहीं तो अगर तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर ना होए और तुम्हारा युवा मैम ये चैप्टर करा दो, मैं कंसिडर नहीं करूंगी, क्योंकि आंसर्स तो देने पड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही एक बढ़िया से लेक्चर के साथ अगली क्लास में। आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी हमारी साइंस एंड फन की ऐप पे, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया। और हमारे टेलीग्राम चैनल साइंस एंड फन 910 को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो टेलीग्राम पे, वहां पे भी आपको पीपीटी और कोई भी आगे अपडेट्स जो होती हैं उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।